नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। हर माता पिता को अपने बच्चों के जीवन की चिंता होती है। बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और बच्चे अपने जीवन में उन्नति करें, हर माँ बाप यही चाहते हैं। लेकिन कई कोशिश के बावजूद भी ऐसा होता है कि बच्चे सुरक्षित नहीं रहते, कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोई कई बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता और तो और कई माँ बाप तो बच्चों की शादी तक के लिए परेशान होते हैं। तो आज हम इन सभी बातों का उपाय जानेंगे, इस पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी से। बहुत स्वागत पंडित जी आपका NS 24/7 पर। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो अरविंद तिवारी जी, पंडित जी, जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि बच्चे बेहद चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, बच्चे परेशान होते हैं तो माँ बाप भी परेशान होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए क्या कुछ ज्योतिष समाधान हो सकते हैं? ज्योतिष में ऐसे क्या कुछ उपाय हैं जो बच्चों को खुशहाल रखते हैं? जी नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी परेशानियां हैं, खासतौर से संतान को लेकर परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में बनी रहती है। देखिए, सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है, बड़ा सिंपल सा विषय है। जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, सबसे पहले वो संतान के स्वरूप में आता है, चाहे वो बिटिया हो या बेटा हो। माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि आज का दौर बिल्कुल एक न्यूक्लियर फैमिली का है। माने आज के दौर में हमारे घर में कम से कम एक या दो ही बच्चे होते हैं, क्योंकि एक तो संसाधन बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। माने उनका पालन पोषण करना अमूमन बहुत ही महंगा होता है। अब चूंकि संतान का जन्म हुआ, संतान का जन्म होने के बाद चूंकि पहली संतान के साथ माता पिता बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, बहुत लाड करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे, इतना अगाध प्रेम करेंगे कि कई बार वो अपने बच्चों को जो है वो अब हद से ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार बच्चा उनसे लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है, कई बार वो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। अच्छा, लड़का हो तो और ज्यादा परेशानी होती है। देर से उठेगा, उसकी मन पसंद चीजों को माँ बाप बना कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा जो है वो बहुत बेहतर बने। अच्छा, हर व्यक्ति अपने बेटे को विवेकानंद, अपने बेटे को जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाना चाहता है। परंतु आपने देखा होगा आज से कोई 30 या 40 साल पहले कि जो बच्चे होते थे उनमें जो अनुशासन होता था, उनमें जो आंख का डर होता था, अब वो प्रायः समाप्त होता जा रहा है। और 2020 के बाद के तो जितनी भी संतान उत्पत्ति हो रही है, आप देखिए कि वो बहुत सारी चीजें ईश्वर से प्राप्त करके आती है। बिल्कुल जिसको आप कहें एक प्रकार से डाउनलोड हो रही हैं। वो बच्चे सबसे पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं और 3 से 4 वर्ष की आयु में उन सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो कि पहले के जमाने में बच्चों को 20 से 25 साल की आयु में प्राप्त होती थी। पंडित जी, इस पे चर्चा हम आगे भी करेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच हमारे साथ खंडवा से कॉलर जुड़ गई हैं, सावित्री। सावित्री, आपका जन्म का समय बताइएगा, जन्म स्थान, जन्म की तारीख और इसके साथ ही आपकी समस्या भी साझा कीजिएगा। जी मैडम, मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल। जी सावित्री जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका प्रश्न क्या है? आपके जन्म की तारीख क्या है? मेरी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का जन्म है 10/8/96 का और रात के 1:10। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आप पूरा जन्म तारीख, जन्म का महीना, जन्म का वर्ष, जन्म का समय, जन्म का स्थान, तीनों चीजें बताएं। 10 अगस्त 8वां महीना, 10 अगस्त, ठीक, 8वां महीना और सन 1996। हाँ, रात के 1:10 का पुनासा स्थान पे जन्म हुआ उसका। कहाँ का जन्म स्थान? कहाँ? पुनासा खंडवा जिला में आता है सर। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं?
इसकी शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, इसके करियर के बारे में। चलिए, लेकिन मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप जब भी हमसे बात करें तो टीवी के वॉल्यूम को म्यूट करके जरूर करें, क्योंकि आवाज रिपीट होके आती है तो समझ में नहीं आता है। जो भी हमारे दर्शक हमको फोन करे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। चलिए, जो खंडवा से हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहती हैं, कुंडली कुछ ऐसी बनती है। वृषभ लग्न और मिथुन राशि की जन्म कुंडली है सावित्री जी, और जन्म का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। कुंडली में चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है, जो कि पंचम भाव का कारक है, जिसके कारण माता को चिंता बहुत ज्यादा होती है। शनि महाराज एकादश भाव में वक्री गति से बैठे हैं, तो ये भी अपने आप में आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कि विवाह कब तक होगा। तो विवाह होने के योग इनके बनते 31 मार्च 2025 से। 31 मार्च 2025 से एक साल के अंदर, यानी 31 मार्च 2026 के बीच में इनका विवाह हो जाएगा। वर्तमान में इनके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बृहस्पति में शुक्र चल रही है, तो इसका प्रभाव आपको 31 मार्च से देखने को मिलेगा। यदि आप जल्दी विवाह करना चाहती हैं तो एक उपाय मैं आपको बता देता हूं। संभव हो तो एक पुखराज रत्न, पुखराज जो कि गुरु का रत्न होता है, सीधे हाथ की तर्जनी में 8 से 10 रत्ती का सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर आप पहनवा दीजिए। इससे आपके बेटे के विवाह में बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी उनका विवाह अवश्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सावित्री जी आपको आपके प्रश्नों का हल मिल गया होगा और आपको समाधान भी बता दिया है पंडित जी ने। बहुत शुक्रिया सावित्री हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो पंडित जी, अपने विषय पर वापस से लौटते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे ज्योतिष के नियम बच्चों को खुशहाल रखते हैं। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है पंडित जी, कई बार बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाता है, कई बार शारीरिक विकास भी रुक जाता है। तो क्या ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं कि उनके शारीरिक विकास को गति मिल सके और सही तरीके से बच्चा ग्रोथ कर सके? बिल्कुल साधना जी, और उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें ज्योतिष की हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। कई बार आप देखिए कि बच्चों में इस प्रकार की जो स्थिति है वो क्यों निर्मित होती है, जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था कि बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है, खाने पीने से मना कर देता है, पढ़ाई करने से मना कर देगा, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम वो सही प्रकार से नहीं करेगा। हालांकि अमूमन सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन आज के दौर में बच्चों के साथ बहुत समस्या है। पिछले 15 सालों में भी मैंने बहुत देखा है, हम लोग टीवी चैनल्स पर बैठ के रोज बच्चों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके पीछे का कारण 3 ग्रह हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मानसिक रूप से जो नियंत्रण होना है उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ये जैसा हमारे ज्योतिष में भी कहा जाता है, मैं अमूमन हमारे सभी दर्शकों को बताता भी हूं कि चंद्रमा मनसो जायते, यानी चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अब यदि चंद्रमा हमारे जीवन में बेहद कमजोर स्थिति में है, कुंडली में कमजोर कैसे होता है, देखिए उसकी जो स्थितियां हैं वो निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार से। यदि लग्न में चंद्रमा है तो जातक बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, वो किसी की बात को सुनना ही पसंद नहीं करता। अच्छा, लग्न में चंद्रमा बैठे और उसके साथ एक और अशुभ ग्रह जिनमें राहु है, मंगल है या सूर्य भी उसके साथ युति बनाकर यानी एक साथ बैठ जाए, तो आप देखिए जातक यानी बच्चा जो है, लड़का हो या लड़की हो, बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। वो किसी की बात को कई मामलों में सुनना भी पसंद नहीं करते। उनको बड़े प्यार से, बड़े जतन से समझाना पड़ता है कि बेटा आप जो है अपने काम को इस प्रकार से करो। इसके बाद यदि वही चंद्रमा जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वो पूरे घर भर को परेशान कर देता है। अशुभ स्थिति में बैठ जाए यानी कमजोर स्थिति में बैठे तब भी वह जो है परेशान करने में लग जाता है। इसके बाद वही चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे तो सबसे ज्यादा तो वो माता को कष्ट देगा, यानी वो कोई भी काम बिना अपनी माता के नहीं करेगा। पिता कई बार कोशिश कर ले, परिवार के लोग कोशिश कर लें, लेकिन जब तक माता पूरी मेहनत नहीं करेगी तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। वहीं वो चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठे तो आप मान के चलिए कि बालक या बालिका जो है वो बचपन से यानी जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, अच्छा इनमें एनर्जी बहुत होती है,
जैसे हम लोग आईक्यू लेवल को कई बार चेक कराते हैं ना कि भाई आईक्यू लेवल कितना है, आजकल इसका भी दौर शुरू हो गया है कि भाई आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल जो है 160 के आसपास था। यदि किसी का उसके आसपास होता है तो मस्तिष्क जो है बहुत एक्टिव होता है। तो आप देखिए आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे बच्चों को बड़ा हैंडल विद केयर रखा जाता है। अब इसके बाद यदि वही चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो जाए तो जातक दौड़ता है, कूदता है। कई बार आप ऐसे बच्चों को देखेंगे पता नहीं कहां कहां से छलांग मार देते हैं, बच्चा हो या बच्ची, वो इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उनको चोट लग जाएगी, शारीरिक रूप से कष्ट होगा। तो कुल मिला के बात की जाए तो चंद्रमा के चलते इस प्रकार की जिद मनुष्य के कुंडली में पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा जन्म कुंडली के कुछ लग्न ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात जिद्दी होते हैं। 1 से लेकर 12 लग्नों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला लग्न जो बहुत जिद वाला होता है, लग्न जिसमें बच्चा बहुत गुस्सैल, जिद, और किसी बात पे यदि वो फर्म हो जाए, यानी वो बिल्कुल मान ले कि भाई मुझे ये करना है, तो वो करके ही मानता है। तो उसमें सबसे पहला लग्न होता है मेष लग्न, जो कि मंगल के प्रभाव वाला लग्न है। जातक बहुत जिद्दी होगा, बहुत ज्यादा वो अपने कार्य क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेगा, उसको लगेगा कि मैं जो करना चाहूंगा वो ही करूंगा। अच्छा, ऐसे बच्चे कई मामलों में चोट लगा लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे पानी में कूद जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए बच्चे जानबूझकर कुछ ऐसे कदम उठाते हैं कि एक प्रेशर डालते हैं माता पिता पर। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। जी, बिल्कुल। आप देखिए कि बच्चे जो है वो इतना ज्यादा जिद करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा आज के दौर में तो ये 90% हो गया है। मेरे पास कई बच्चे, कई माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेके। अब वो बच्चा बिना मोबाइल देखे वो कोई काम ही नहीं करता। मैंने माँ बाप अपनी परेशानी बच्चों को डाल दी है कि मोबाइल हाथ में दे दिया, उसमें कार्टून लगा दिए या यूट्यूब लगा दिया, उसको देख के बच्चा खाना खाएगा, उसी को देख के बच्चा अपना अधिकांश टाइम पास करेगा। अब वो क्या होता है कि बच्चे, चूंकि आपने तो अपनी समस्या को मोबाइल में डाल दिया, उसके चलते क्या हो रहा है, बच्चों की आंखें खराब होती जा रही हैं। माने जो आंख जिनकी हमको जरूरत युवा अवस्था में सबसे ज्यादा होती है, बचपन में आप देखिए कि मोबाइल से निकलने वाली जो रेस होती हैं वो हमारी आंखों के लिए कितनी घातक होती हैं, लेकिन हम बच्चों को पकड़ा देते हैं। अब ये क्यों होता है कि कई बार माँ बाप की भी कुंडली में ग्रह जो है संतान संबंधी जो ग्रह होते हैं, जिसको हम पंचम भाव कहते हैं, या ज्योतिष में एक कुंडली बनाई जाती है जिसको सप्तमांश कुंडली कहा जाता है। संतान और उसकी संतान किस प्रकार से, माने आपके जो बच्चे हैं और उसके भी जो बच्चे होंगे वो होंगे किस प्रकार से, ज्योतिष में बड़ा विशद विश्लेषण किया गया है। तो सप्तमांश कुंडली इतनी ज्यादा खराब होती है कि संतान को बहुत कम आयु में उन क्षेत्रों की तरह वो अग्रसर कर देती है जिनको व्यक्ति को युवा अवस्था में जाना चाहिए। बच्चे बहुत तेजी से बिगड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा जिद करते हैं। माँ बाप उनकी जिद को पूरा करने के लिए हर प्रकार के जतन और साधन करते हैं, जिससे बच्चा आने वाले दिनों में उनके हाथ से निकल जाता है। तो पंडित जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह था कि क्या ऐसा संभव है कि बचपन में ही बच्चों की कुंडली का विश्लेषण अगर कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, तो ये पता चल जाए कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा हो सकता है? क्या वो जिद्दी होगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, या उसका कैसा नेचर होगा? सही प्रश्न पूछा है साधना जी। बिल्कुल, प्राचीन काल में तो हमेशा ये हुआ करता था। आज से कोई 30-40 साल पहले, चूंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आया करते थे, आज भी लोग आते हैं लेकिन कम लोग आते हैं। या तो बनवा लेते हैं लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कराते। यदि आप जैसे एक माली जो होता है, जब पेड़ लगता है तो उसको बिल्कुल सीधा और फलदार बनाने के लिए वो हमेशा कटिंग करता रहता है, ठीक उसी प्रकार से माँ बाप को भी अपने बच्चे की कुंडली और उसके ग्रहों के बारे में बाल्यकाल से ही पता होना चाहिए कि भाई आपको करना क्या है और किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप कुंडली का विशुद्ध विश्लेषण कराएं और खासतौर से 3 ग्रहों के बारे में जरूर आप अपने बच्चे की कुंडली में जानने की कोशिश करें। सबसे पहला आप ये देखें कि आपकी बच्चे की कुंडली का लग्न क्या है। कई लग्न जिनके बारे में मैंने आपसे बात की बहुत जिद्दी होते हैं, जिनमें मेष लग्न है, जिनमें मिथुन लग्न है, जिनमें कर्क
और यानी सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है। इसके बाद आप देखेंगे वृश्चिक लग्न और धनु लग्न और मकर लग्न। मकर लग्न तो सबसे ज्यादा जिद्दी लग्न होता है, जिसमें बच्चा माँ बाप की सुनना ही नहीं चाहता, वो केवल और केवल अपने मन मर्जी से ही काम करना चाहता है। अच्छा, इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, उसमें माँ बाप की भी बड़ी गलती होती है, संतान की शिक्षा को लेकर वो परेशान होने लगते हैं, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो शिक्षा की है। बच्चा बड़ा होता है 5th 6th 7th तक, तो जैसे तैसे करके स्कूल में एक कंपटीशन का दौर होता है, उसमें 60, 70 और 90 संतान की जो शिक्षा की क्षमता है वो धीमे धीमे करके कम होने लगती है। अब पहले के दौर में क्या करते थे कि जो बच्चों के ग्रह खराब होते थे उनके छोटे छोटे से उपाय कर देते थे। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा खराब है तो चांदी का प्रयोग बहुत होता था। चांदी के गिलास में रात को पानी भर के रख दीजिए, बच्चे को पिला दीजिए, शरीर में थोड़ी सी चांदी जाएगी। इसके अलावा क्या करते थे, सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम अनामिका या कनिष्ठिका भी दोनों उंगलियों में इसको किया जाता है, तो पहले से ही हम बच्चों को चांदी के छल्ले पहना दिया करते थे, जिससे उसका चंद्रमा जो है वो काफी हद तक ठीक होने लगता था। अब इसके अलावा बच्चे की कुंडली में बुध यदि खराब होता था तो कोशिश करते थे कि उसको हरी हरी चीजें खिलाएं और साथ में भगवान गणपति की पूजा उससे जरूर कराएं, क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। यदि हम बुद्धि को थोड़ा सा ठीक कर देंगे, भगवान गणपति की पूजा अर्चना कराएंगे, उसको गणपति जी के मंदिर ले जाएंगे, गणपति के छोटे छोटे से मंत्र, 2 बहुत छोटे से मंत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतिये नमः। एक और मंत्र है जो बच्चों को आपको जरूर सिखाना चाहिए, ये कीलित नहीं है, जैसे आपका मोबाइल लॉक हो जाता है वैसे मंत्रों को भी कीलित करके रखा गया है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम वक्र तुंडाय हुम फट स्वाहा। इसमें पुरुष और स्त्री जो है दोनों शक्तियों का प्रयोग है, बड़ा फलकारी मंत्र माना जाता है। इसके बाद बृहस्पति को मजबूत करने के लिए प्राचीन काल में गुरु से आशीर्वाद दिलाया जाता था। गुरु जो हमारे शिक्षा को देने वाला होता था, बड़े बड़े साधु और सन्यासी जो कि गुरु बनने लायक होते थे, उनसे दीक्षा दिलवाई जाती थी, आशीर्वाद दिलवाया जाता था। बच्चों को जब भी जाते थे तो उनके चरणों के में प्रणाम करते थे, सर पर आशीर्वाद रखकर दिखाया जाता था, उससे गुरु ग्रह काफी हद तक मजबूत होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि खाने में कुछ चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता था। उदाहरण के तौर पर हल्दी का प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा करते थे जिससे बृहस्पति ठीक हो जाए, या केसर का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता था। केसर का प्रयोग, केसर की 2 पत्ती आप लीजिए, 1 चम्मच में रात को पानी में घोल कर रख दीजिए। यदि ओरिजिनल केसर होगा तो घुल जाएगा, और यदि आप मान के चलिए भुट्टे के बाल हैं तो वो बिल्कुल नहीं घुलेंगे, क्योंकि आज के दौर में नकली चीजें ज्यादा हैं। तो यदि ओरिजिनल है तो उसके माथे पे और नाभि पे आप यदि नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएंगे तो उसका बृहस्पति मजबूत होगा। ये बहुत साधारण से उपाय थे। अच्छा, स्किन कलर का होता है केसर का तिलक, पता भी नहीं चलता, माने बिल्कुल आपका जो आज्ञा चक्र जहां पर मेरा तिलक लगा हुआ है, गोल यहाँ पर और नाभि पर लगा दीजिए, बच्चे का गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। कई बार माँ बाप जो होते थे वो बृहस्पति मजबूत करने के लिए बच्चे के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी के गमले के सामने बैठकर सायंकाल किया करते थे। तो बच्चों के निमित्त यदि पूजा पाठ होती थी तो आप देखते थे बच्चों को बहुत लाभ होता था। मंगल के कारण काफी चीजें हैं, तो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, या आप तांबे के जग में पानी भर के रख दीजिए, 1 गिलास पानी दिन में बच्चा जितनी भी बार पिए तो आप कम से कम 3 से 4 गिलास पानी यदि बच्चे को आप पिलाएंगे तो उसका मंगल ठीक होने लगेगा। आपने प्राचीन काल में कुछ चीजें देखी थी, कमर में करधनी बांधी जाती थी, काले धागे से भी बांधी जाती थी, लाल धागे से भी बांधी जाती थी। 3 धागे की करधनी होती थी। ये अपने आप में हमारे जन्म प्राचीन काल में बच्चों के लिए एक तो उनका पेट ठीक रहे, दूसरा उन पे के ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव ना रहे। तो आप देखिए प्राचीन काल में बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ होती थी। आज से 15, 20, 25 साल पहले तो ये बातें अमूमन होती थी, बट आज के दौर में
बच्चे को कुछ ना हो जाए, कमर में धागा नहीं बांधेंगे। गले में छोटी छोटी सी चीजें हाय करके होती थी, चांदी का चंद्रमा और उसमें मोती डालकर रखा जाता था ताकि बच्चों का मन मस्तिष्क बेहतर तरीके से हो। तो यदि हम बचपन से ही इस प्रकार का काम करें, बहुत लाभ होता है। यदि बच्चा बड़ा हो गया है, शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत आपको तंग कर रहा है, तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं। कुछ उपाय बता देता हूं जिनको आप जरूर करिए। कुंडली का जो पंचम भाव होता है, जो कि शिक्षा और प्रतियोगिता का भाव होता है, उस भाव को मजबूत करना बेहद जरूरी है। यानी आप कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करें और पंचम भाव को जरूर मजबूत करें। पंचम भाव को आप जब मजबूत करेंगे तो निसंदेह आपको आपके इसी जीवन में बच्चा उन्नति करता दिखाई देगा। पंचम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठा हो, बुध ग्रह बैठा हो या कोई भी ग्रह बैठा हो, तो पंचम भाव का रत्न जरूर पहनाइए। उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य बैठा होता है, वृषभ लग्न की कुंडली में बुध बैठा होता है, मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र बैठा होता है, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल बैठा होता है। तो जो भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रह से जुड़े हुए रत्नों को यदि आप सीधे हाथ की तीसरी उंगली में, पन्ना सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, मोती सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, मूंगा सीधे हाथ की तीसरी उंगली में, गुरु ग्रह का रत्न पुखराज हो तो सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, माणिक्य हो तो सीधे हाथ की तीसरी उंगली में। इसके अलावा जो भी ग्रह पंचम भाव का स्वामी हो, यदि आपने उस ग्रह को एक्टिवेट कर दिया, मजबूत बना दिया, तो संतान की शिक्षा में कई गुना बच्चा आगे बढ़ जाता है। यदि स्कूल में पहनने की अनुमति ना हो तो इन रत्नों को आप गले में पेंडेंट बनाकर भी पहना सकते हैं। इससे भी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में और खास तौर से अपने माँ बाप के लिए बड़े भाग्यशाली साबित होते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसा आप कह रहे थे, कुछ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुलकर कभी अपनी बात नहीं रख पाते। अपने माता पिता के सामने तो छोड़िए, उनका आत्मविश्वास इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत एक शर्म की उन्हें फीलिंग होती है, एक अजीब सा एहसास होता है, खुलकर किसी से बात करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बच्चों को कैसे उनका टेक केयर किया जा सकता है, उन्हें कैसे ज्योतिष समाधान के जरिए हम ठीक कर सकते हैं? एक बहुत छोटा सा समाधान मैं अमूमन इस प्रकार के बच्चों को बताता हूँ। यदि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा करना मुश्किल है। देखिए, आपकी जो है ये थंब जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके आत्मविश्वास का कारक है। प्राचीन काल में आप देखते होंगे, यहाँ पर मोटे चांदी के छल्ले जो हैं वो पहनाए जाते थे। तो आप यदि डबल चांदी का छल्ला बच्चे के थंब में आप पहना देते हैं, यदि छोटा ना हो, थोड़ा सा बड़ा हो, बातचीत करने में आत्मविश्वास की कमी हो, तो आप देखेंगे एकदम बच्चे का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, आत्मविश्वास बढ़ाने में एक सुंदर सा रत्न होता है जिसको हम टाइगर स्टोन कहते हैं। बहुत ही सस्ता मिलता है, मुश्किल से आप देखेंगे 300-400 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। तो उसको आप सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम अनामिका कहते हैं या जिसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है, तो उसको तांबे में, चांदी में जड़वाकर आप पहना दीजिए तो एकदम आत्मविश्वास आ जाएगा। यदि बिल्कुल ही आत्मविश्वास नहीं है तो एक और बहुत तरीका बताता हूँ। हालांकि इस रत्न को पहनाना कुंडली दिखाकर ही आप पहनाइएगा, तभी लाभकारी होगा। ये रत्न होता है केतु का रत्न, जिसको इंग्लिश में कैट्स आई बोलते हैं, हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं। ठीक है। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली, जो बड़ी उंगली होती है हमारी, इसमें चांदी में जड़वा कर पहना दीजिए। आपको बच्चे का आत्मविश्वास इस हद तक दिखाई देगा कि आप कहेंगे कि ये बच्चा जो पहले बोलता नहीं था, बहुत डोमिनेशन यानी बहुत प्रभाव से अपनी बातों को रखता है। बिल्कुल पंडित जी, आत्मविश्वास बेहद जरूरी होता है, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो शादीशुदा जीवन हो आपका। और जिस तरीके से आपने समाधान बताए हैं बच्चों को खुशहाल रखने के लिए, बेहद कारगर साबित होंगे, उम्मीद है दर्शकों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NH24/7। नमस्कार।